नहीं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन के बारे में। परमुटेशन क्या होता है हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद नोटेशन यानी कि उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं मेन डिफरेंस बताऊंगा कि क्या फ़र्क होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है, तो उसमें हम आज कॉम्बिनेशन टॉपिक को रखेंगे और कॉम्बिनेशन को ही डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक होती है जो कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स को, जो कि आइटम या ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट की गई हो, उसे डिटरमाइन करती है। तो डजंट मैटर कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन क्या है, इस पे मैटर नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की जाती है और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करने के बाद फिर उसकी अरेंजमेंट, लेकिन ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट का ऑर्डर क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जा सकता है। ओके मतलब ग्रुप्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारी आइटम्स होंगी। उन आइटम्स में से जितनों की हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट करना, उनको ऑर्डर में रखें तब भी ठीक है, अगर और वो ऑर्डर में नहीं होंगे, उनकी अरेंजमेंट ऑर्डर में नहीं होगी, तब भी उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है जी। परमुटेशन में हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, उसमें एक डेफिनेट पैटर्न था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जब भी कॉम्बिनेशन की बात आए तो हम अरेंजमेंट जरूर करेंगे, हम सिलेक्शन जरूर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी, आइटम्स की सिलेक्शन करनी और उनको अरेंज करना, तो मतलब इसमें ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। डजंट मैटर कि इसका ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये तो पता चल गया कि कॉम्बिनेशन क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कॉम्बिनेशन को किस तरह से लिखते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा हमने परमुटेशन में पढ़ा था, उसको हम लिखते थे एन पी परमुटेशन के लिए और आर। यहां पे ये एन क्या चीज थी, ये एन था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहां पे, ग्रुप में, जिस ग्रुप से हमने उनकी सिलेक्शन करनी थी। तो यहां से कुछ हम उठा लेते थे, कुछ वहां से सेलेक्ट कर लेते थे। मान लो कि आर हम सेलेक्ट कर लेते थे, है ना, तो एन पी आर उसको हम लिखते थे, लेकिन परमुटेशन में। और वैसे आपको पता है कि वो किसके इक्वल था, वो था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही तो था, इस तरह से हम उसको लिखते थे एन पी आर, यानी परमुटेशन में। मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पे एन जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हो, उनमें से हमने आर की सिलेक्शन करनी है, तो वो इसके इक्वल था। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे भी हम ऐसे ही लिखते हैं। देखो, इसको डिनोट करने के अलग अलग तरीके। अगर मैं नोटेशन की बात करूं, तो जब आप कॉम्बिनेशन लिखते हो, जब आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देखना चाहो कि कितनी कॉम्बिनेशंस हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, तो उसको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डिनोट किस तरह से करते हैं। तो डिनोट करने के लिए आपको क्या करना, लिखना है सी, यानी कॉम्बिनेशन है तो सी, और साथ में आप इसको एन लिखोगे कॉमा आर ब्रैकेट में। इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। और एक और तरीका है, आप इसको एन सी आर, क्योंकि हमने एन पी आर वो करके पढ़ा था, इसलिए जनरली हम इसी चीज को यूज करेंगे एन सी आर को करके। ठीक है जी। ये किसके इक्वल होता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसको एक और तरीके से भी डिनोट करते हैं। किस तरह से करोगे, आप ब्रैकेट डालना और यहां पे लिखोगे एन यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स, और यहां पे आप लिखोगे आर यानी कि जितने की आपने सिलेक्शन की है। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n हो, एक ग्रुप में जो टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल आइटम्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अगर आपके पास n है, तो उनमें से आपने r की सिलेक्शन करनी है। यानी जैसे 10 है तो 10 में से 8 या 7 की सिलेक्शन कर लो। हमने जिनको सेलेक्ट करके एक अरेंजमेंट करनी है, तो वो r होगा। और एन सी आर उसको हम लिखेंगे एन आर ब्रैकेट में और c लिख देंगे, या फिर ब्रैकेट में n और r लिख देंगे। ओके तो इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। और डिनोट करने के बाद मैं ये चीज बता दूं आपको कि ये होता किसके इक्वल है। डिनोट तो चलो पता चल गया हमें कि किस तरह से डिनोट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसको डिनोट करते हैं एन सी आर करके। तो जब आपने एन सी आर लिखा, उधर हमने एन पी आर लिखा था, यहां पे एन सी आर है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। इतना तो बिल्कुल सेम है ना,
जो परमुटेशन में हमने पढ़ा था उसमें और कॉम्बिनेशन में यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल फिर से कर देते हैं। ओके, बस इतना फर्क है। यानी कि जो आपने परमुटेशन में किया, नंबर ऑफ परमुटेशंस में अगर डिनोमिनेटर में आप आर फैक्टोरियल यानी कि जितनों की आप सिलेक्शन कर रहे हो उतने फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा क्या, वो होगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस तरह से यूज करना। लेकिन एक बात और याद रखें, एक बात ये याद रखनी है कि जब NCR की आपके पास वैल्यू आएगी, इसकी NCR की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और डेफिनेटली वो एक नेचुरल नंबर होगा ही, जब आप, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो n फैक्टोरियल जब आप करोगे तो एक कोई नंबर बनेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल करोगे वो भी एक नंबर बनेगा, तो r फैक्टोरियल भी एक नंबर है। और जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारे पास एक नेचुरल नंबर बचेगा। ओके जी, नेचुरल नंबर बचेगा। तो NCR किसके इक्वल हुआ? NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सिर्फ फर्क कितना? आर फैक्टोरियल का। आप ये चीज लिख लीजिए NCR, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो NPR, ये तो हम लिखते हैं ना परमुटेशन में NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। क्योंकि जो कुछ आपके पास था परमुटेशन में, जब अपने नंबर ऑफ परमुटेशन देखा कि कितनी होती है, तो NPR ही तो था। डिवाइड जब आपने उसको यानी डिनोमिनेटर में जब R फैक्टोरियल ले लिया तो वो क्या बन गया? NCR, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? N। सेलेक्ट कितने किए? R। तो NPR को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो आएगा वो होगा कॉम्बिनेशन। परमुटेशन की जितने एलिमेंट्स की सिलेक्शन कर रहे हो उससे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ परमुटेशन को, तो आपके पास बन जाएंगी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। इस तरह से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और नंबर ऑफ परमुटेशन, इनमें एक रिलेशन होता है। NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बेटर समझ आएगा। देखिए, अगर मान लो कि एक कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। 8 ऑब्जेक्ट्स में से 3 की आप सिलेक्शन कर लीजिए। ओके, 8 में से 3 की सिलेक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब n जो है वो कितना है आपके पास? 8। सिलेक्शन कितने की? R की करते हैं, और R की वैल्यू अभी हमने कहा कि 3 है, क्योंकि हमने 3 ही सिलेक्ट किए हैं। तो n अगर 8 है, R अगर 3 है, तो हम तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। NCR किसके इक्वल होता है जी? NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल, इसी के इक्वल होता है। लेकिन यहां पे आपके पास n भी है, यहां पे आपके पास r भी है, तो बस उसका फैक्टोरियल निकालना तो आपके पास आंसर आ गया। 2 तरीके से बताऊंगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करते, 2 तरीके बताऊंगा। देखो, n फैक्टोरियल है, इसको आप लिखते हो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि n की वैल्यू 8 है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, यानी कि 8 माइनस आर क्या है? 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया जी? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, तो r तो 3 है, तो 3 फैक्टोरियल आ गया। ओके, तो एक तरीका क्या है कि आपके पास 8 फैक्टोरियल है ना, तो जब 8 फैक्टोरियल है तो आपको पता है कि 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 8 फैक्टोरियल होता है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 और मल्टीप्लाई 1, यही है मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 को इंक्लूड करते हुए उससे पीछे जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सब लिखे। तो हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब? ये मैंने पीछे भी कई बार बताया आपको कि फैक्टोरियल क्या होता है कि उस नंबर को इंक्लूड करके उससे पीछे जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा कि फैक्टोरियल किसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, जो सेम दिख रहे हैं हमें उनको कट कर देना है। 1 1 कट हो गया, 2
2 3 3 कट हो गया, 4 और 4 कट हो गया, और 5 और 5 कट हो गया। यहाँ पे देखिए 3 2 6, ये वाली चीज 3 2 6 1 6, ये 6 और ये एक ही 6 कट हो गया। अब बचा आपके पास 8 × 7, तो 8 × 7 कितना होता है? 8 × 7 होता है 56, तो इसका आंसर कितना आ गया? 56। ठीक है जी, आपके पास 56 आ गया। अब ये तो था एक तरीका, ओके, ये एक तरीका था। अब एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं इसी को, यानी कि आपको पता जो है कि NCR किसके इक्वल होता है? NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या था? n फैक्टोरियल है आपके पास 8 फैक्टोरियल, है ना? तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में फिर से 3 फैक्टोरियल, यही था हमारे पास। ओके, ये था। तो 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल हुआ? देखो ये होता है 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? 4 भी तो आ सकता था। यस, बिल्कुल 4 आ सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल है, तो यहां से जब कट सकता है तो आगे लिखने की जरूरत ही क्या है हमें? मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 6, और साथ में 1 भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 × 2 1 2, तो 3 2 6। ओके, तो यहां से 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 2 6 1 6, और ये 6 कट हो गया। जब ये सब कट हो गया तो हमारे पास बचा 8 × 7, तो वही तो होता है 56। पहले भी हमने 56 निकाला, अब भी आंसर हमारा कितना आ गया? 56 आ गया। तो इसका मतलब किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। हाँ, ये आप देख लीजिए ना कि डिनोमिनेटर में जो जो चीजें सेम आ रही हैं, तो ऊपर आप फैक्टोरियल वहीं तक ले जाइए ना, क्योंकि मतलब सेम होता है। मैंने कहा था कि 8 फैक्टोरियल का, जैसे 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि 6 × 5 × 4, आगे फैक्टोरियल लगा दो। जितना जितना पीछे आओगे, लास्ट जब 1 तक पहुंच गए तो फिर फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के ही इक्वल होता है। तो बस आपने 1 तक लिख देना। यानी कि इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप फैक्टोरियल निकालो तो उसका मतलब ये होता है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो उस नंबर को इंक्लूड करते हुए उससे पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इस तरह से फैक्टोरियल हम फाइंड आउट करते हैं। तो पता चला कि क्या होता है फैक्टोरियल। वैसे हमने काफी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस जो होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन की जाती है। ये चीज याद रखना कि कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होती है। किसकी सिलेक्शन होती है? आइटम्स की, ऑब्जेक्ट्स की, पर्सन्स की, किसी का भी आप कर सकते हो। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फर्क जो होता है वो मेन ये है कि एक कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होती है, बट परमुटेशन में सिलेक्शन तो होती है, उसके साथ साथ एक डेफिनेट ऑर्डर के साथ अरेंजमेंट को भी कंसीडर किया जाता है उसमें। कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन परमुटेशन में एक अरेंजमेंट देखी जाती है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट, एक डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए उसमें। जब एलिमेंट्स को हम वहां पे प्लेस कर रहे हैं, वहां हम उनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए। बट देयर इज नो नीड इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, एक ऑर्डर लगाने की उसको जरूरत नहीं है कॉम्बिनेशन के केसेस में। इसलिए यही फर्क है इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। डिफरेंस पता चल गया, और ये पता चल गया कि किस तरह से कॉम्बिनेशन को, देखो फैक्टोरियल की समझ थी तो उसी के अकॉर्डिंग हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिफरेंशिएट करके बताया आपको। ओके, अब जैसा मैंने कहा था आपको कि जब भी आप कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, अब यहाँ पे यहाँ इस केस में क्या आया? इस केस में आपके पास 56 आंसर आया था। 56 क्या होता है? 56 एक नेचुरल नंबर है। इसलिए मैंने कहा था कि NCR यानी कि कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो निकलते हैं वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। NCR इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर रहता है।